दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का हमने एक टॉपिक को पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम नोट्स को भी आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से जो भी पीसीएस एग्ज़ाम है और जिस भी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी पीसीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? नोट्स में लिखा हुआ है मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि को बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। अगला है, इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। आगे, ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी और जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बचे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे है, समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुखैरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान का नाम प्लासी के युद्ध के मैदान पश्चिम बंगाल की राज्य में नदियाँ जिले में भागीरथी की नदी के किनारे स्थित है। आगे, क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी में स्थापित हुआ। क्लाइव भारत के बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ जो क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारियों नवाबों एवं मीर कासिम 1760 से 63 सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के परिष्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता को दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम के नेता का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया गया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा जोरदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। आगे, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम को अवध के नवाब के सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंटी स्टार्ट बंगाल के गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय को मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? तो 16 अगस्त 1765 के अनुसार। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले।
12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन मतलब दुशासन। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए उप दीवान और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति हुई। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी में, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा वर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट के जैतिया एवं गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपना नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध कर दिया। A.K.M. पनिकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया गया। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी PCS एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा पाएँ और साथ ही साथ ज्योग्राफी पॉलिटी का भी वीडियो हम बना पाएँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। आपने नोट्स में भी इसके बारे में पढ़ा। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते। कहता मुगल सम्राट फर्रुख सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शीद कुली खां था। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत को तो यह था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज का मुख्य रूप से शासन हो जाता है भारत पे और वह मुख्य रूप से राज करना स्टार्ट करता है प्लासी के युद्ध के बाद ही। देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है। व्याख्या में क्या है? तो व्याख्या में हम देख रहे हैं भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ प्लासी के युद्ध के से ही हुआ। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ यानी कि मुख्य रूप से जो अंग्रेज हम पे राज करना स्टार्ट कब से करते हैं? तो प्लासी के युद्ध से माना जाता। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना ने तीनों राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ की सेना के नेतृत्व में थी। नवाब एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। साहस एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब की सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादक दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। मुख्य रूप से सबसे पहले अंग्रेज यहीं पे प्रभुत्व अपना स्थापित करते हैं। पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध से वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 था, जिसने भारत की वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभु सत्ता स्थापित किया। मुख्य रूप से ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सैन्य सफलता मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। आगे देखते हैं हम लोग, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हैं। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, इसका व्याख्या भी हम लोग पढ़ते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको देखने का मन नहीं करा तो आप इसे सुन भी लीजिए, तो आपका बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया। इसकी व्याख्या है, क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसका कथन है? तो विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे है, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य की नदी जिसे भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मीर कासिम ने राजधानी अपनी हस्तांतरित की थी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की, यानी कि ट्रांसफ़र किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित करने वाले थे मीर कासिम। इसका व्याख्या भी हम लोग देखते हैं। कहता मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद से प्रत्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वह क्या था? तो प्लासी का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध। कौन सा था युद्ध? बक्सर का युद्ध। जिसने निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले व्याख्या, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर के विजय के इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में दिया। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर का युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था, और उसकी सत्ता स्थापित मुख्य रूप से प्लासी के युद्ध के समय से होती है। आगे हम लोग देखने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय।
अगला क्वेश्चन, इसका हम लोग व्याख्या भी पढ़ते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है 17 नंबर, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसे प्रदान किया गया? तो मुगल सम्राट ने। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी प्रदान की गई? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकारी मिला था। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की। आगे है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। इसका व्याख्या रहने देते। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है 1765 ईस्वी में दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजातियों के संपर्क में आए थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अवध सल्तनत हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो राजा डकैत राय और नवाब औसफदौला के अर्थ मंत्री थे, बात सही है। अवध के नवाब राज्यों में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों की उच्च स्थान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वें शतक के भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध। अंबर युद्ध और प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट लाली यह वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह मुख्य रूप से फ्रांसीसियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। आगे निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्न में किसने भारत के अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठा ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। दोस्तों आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर ख़त्म हुआ और सेकेंड चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और जो हम लोग का चैप्टर का आज नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।